स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। हम लोगों का डेली जीके जीएस अभी का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग टॉप 40 प्रश्न करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस का। ये सारे जीके जीएस आपको सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस हम लोग करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग आज की क्लास का जीके जीएस से। तो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो बताएं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? ऑप्शन में है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो बताएं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष या ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25 वर्ष, ठीक है। सामान्य रूप से हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, अतः उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होती है वही योग्यता प्रधानमंत्री पद के लिए भी मान्य होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन में है भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का गवर्नर, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो जल्दी से उत्तर दें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य का गवर्नर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो बात कर ले, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 217 के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो बताएं, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन में है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो बताएं, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी सही जवाब है। तो बात करें हम लोग कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद मगध सिंहासन पर, कि कौन सा सिंहासन? मगध सिंहासन पर कौन बैठा? तो स्कंदगुप्त आसीन हुए, स्कंदगुप्त बैठे। यह गुप्त वंश का अंतिम योग्य सम्राट इन्हें माना जाता है। इनका शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के बीच में रहा। कब से कब तक? 455 से 467 ईस्वी तक। इन्होंने हुनों का मुकाबला बुद्धिमानी तथा वीरतापूर्वक किया और हुनों को परास्त कर क्रमादित्य अथवा विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। स्कंदगुप्त ने हुनों को हराकर अपने आप को क्रमादित्य अथवा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चौथा प्रश्न, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बताएं, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन में है लेटेराइट मिट्टी, एलुवियल मिट्टी, काली मिट्टी या मर्सी मिट्टी। तो बताएं, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी, एलुवियल मिट्टी, काली मिट्टी या मर्सी मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एलुवियल मिट्टी, जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। यह लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कितने परसेंट क्षेत्रफल पर? 22%। इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसे एलुवियल मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, तो कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। जलोढ़ मिट्टी भी इसे कहा जाता है। यह कितने? 22% भागों में क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। तो बताएं, ऑप्शन में है मछली उद्योग, रेलवे, बैंकिंग या सिक्का ढलाई। तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मछली उद्योग, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी बैंकिंग या ऑप्शन डी सिक्का ढलाई। तो इसका सही जवाब होगा मछली उद्योग, क्योंकि मछली उद्योग राज्य सूची का विषय है। क्या का विषय है? राज्य सूची का विषय है मछली उद्योग। ठीक है, क्यों है राज्य सूची का विषय? तो मछली प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जितने भी सारे प्राथमिक क्षेत्र होते हैं वे राज्य सूची का भाग होते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि, पशुपालन, मछली पालन, भेड़ पालन इत्यादि आते हैं। और बात करें रेलवे, बैंकिंग, सिक्का ढलाई आदि संघ सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची की बात करें तो वर्तमान समय में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं संघ सूची में? 100 विषय हैं वर्तमान समय में। और जहां तक बात करें, जबकि मूल संविधान में 97 विषय था। मूल संविधान में कितना विषय था? 97, लेकिन वर्तमान समय में 100 विषय शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया। तो बताएं भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया। तो बताएं, ऑप्शन में है सामाजिक लोकतंत्र के लिए गांधीयन लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या राजनीतिक लोकतंत्र। तो बताएं भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया है। सामाजिक लोकतंत्र, गांधीयन लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या राजनीतिक लोकतंत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। जहां तक बात करें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना राज्य का नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाओं का नाम है। तो बताएं स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाओं का क्या नाम है? समवर्षा रेखा, समताप रेखा, समलवन रेखा या समशिखर रेखा। तो बताएं स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखा का नाम है समवर्षा रेखा, समताप रेखा, समलवन रेखा या समशिखर रेखा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समरेखा, समवर्षा रेखा। ठीक है, समवर्षा रेखा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे हम लोग, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो बताएं 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताएं 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। बात करें ऑप्शन नंबर ए का बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। ये 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कब के? कलकत्ता अधिवेशन 1928 के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो बताएं निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो बताएं प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो बताएं निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त।
तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। तो बताएं सही जवाब क्या होगा इसका। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है बल्कि निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन। ठीक है, जहाँ तक बात करें, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के आधार पर किया जाता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 324 के तहत किया करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ। 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे, वेदों की संख्या कितनी है? तो बताएं वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में है 2, 4, 5 या 6। तो बताएं वेदों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, वेदों की संख्या 4 है। कौन सा वेद है? सो बता देते हैं, ऋग्वेद है, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, तीसरा नंबर सामवेद हो गया और चौथा नंबर अथर्ववेद हो गया। अथर्ववेद हो गया। ठीक है, तो वेदों की संख्या कुल 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जहाँ तक बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह है, यजुर्वेद में यज्ञ विधि है, सामवेद में संगीत है तथा अथर्ववेद में लौकिक बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ। तो 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो बताएं 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र ने धोखा दिया जिस कारण ब्रिटिश द्वारा वह पकड़े गए तथा मारे गए? ऑप्शन में है नाना साहिब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या खान बहादुर खान। तो बताएं नाना साहिब हैं, कुंवर सिंह हैं, तात्या टोपे हैं या खान बहादुर खान है जिसे धोखा मिला? तो इसका सही जवाब होगा तात्या टोपे को धोखा मिला। किसके हाथों मिला? तो नरवर का राजा। कहां का राजा? नरवर का राजा। नरवर का राजा कौन? तो मान सिंह। मान सिंह के द्वारा धोखा मिला क्योंकि वह पहले से अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण वे सोते समय पकड़ लिए गए और 18 अप्रैल, याद रखिएगा 18 अप्रैल, कब? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी, 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दिया गया। तात्या टोपे साहब को 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताएं जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में है बेसबॉल, नेट बॉल, बास्केटबॉल या सॉफ्ट बॉल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल से संबंधित है। जंप बॉल बास्केटबॉल से संबंधित शब्द है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बताएं सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन में है पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद या सूरत। तो बताएं सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? पोरबंदर में है, जामनगर में है, अहमदाबाद में है या सूरत में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जामनगर में। कहाँ है? जामनगर में। जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। जो भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक निजी क्षेत्र की कच्चे तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ठीक है, किस कंपनी के अंतर्गत आती है? तो रिलायंस के अंतर्गत, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका स्वामित्व है के अंदर ये सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ठीक है, ये प्राइवेट तेल शोधक कारखाना है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व के अंदर। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो बताएं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम, सुसीमा, हम्बोल्ट या लेब्राडोर? तो बताएं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम, सुसीमा, हम्बोल्ट या लेब्राडोर? तो बताएं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो ऑप्शन ए सही जवाब है, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है? तो बताएं उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर मिलाती है? पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर या सू नहर? तो बताएं उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सा नहर मिलाती है? पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर या सू नहर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कील नहर। ठीक है, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मानव निर्मित, ये कौन सा है? मानव द्वारा बनाया गया कील नहर है। कील नहर जिसे 1948 से पहले, इसे 1948 से पहले हम लोग केसर विल्हेम नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे? केसर विल्हेम नहर इसे कहा जाता था। ठीक है, यह नहर जर्मनी के स्लेस्विग होल्स्टीन में है। ठीक है, ये नहर कहाँ है? तो ये नहर जर्मनी के स्लेस्विग में है। ठीक है, स्लेस्विग होल्स्टीन में है। कहाँ है? स्लेस्विग होल्स्टीन में है। स्लेस्विग होल्स्टीन में यह नहर है। ठीक है, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर मिलाती है, जिसे हम लोग 1948 से पहले केसर विल्हेम नहर भी कहते थे। यह नहर जर्मनी के स्लेस्विग होल्स्टीन में स्थित है। जहाँ तक बात करें स्वेज नहर की, तो यह नहर आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और वही पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर आपको अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर की बात किए तो यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। वहीं पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और सू नहर जो है सुप्रियल झील और ह्युथयरन झील को जोड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सू नहर सुप्रियल झील और ह्युथयरन झील को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 16 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो बताएं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन? तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएं। ऑप्शन सी सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड नामक गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल या एस्कार्बिक अम्ल? तो बताएं एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है, ट्राइक्लोरो अम्ल है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है या एस्कार्बिक अम्ल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न, सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है? ऑप्शन है आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन है नियोपाइलिना, ऑप्शन है बेलोनोग्लोसस या ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? आर्कियोप्टेरिक्स है, नियोपाइलिना है, बेलोनोग्लोसस है या इनमें से कोई नहीं है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियोपटेरिक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बताएं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन में है तिल्ली, गुर्दा, यकृत या हार्ट। तो बताएं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तिल्ली है, गुर्दा है, यकृत है या हार्ट है? तो ऑप्शन सी सही जवाब है, यकृत अर्थात लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसका जो वजन होता है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। इसके द्वारा ही पित्त रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? पित्त रस का स्राव कौन करता है? तो यकृत ही करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है और यह पित्त रस का स्राव भी करता है। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर का प्रश्न, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? बताएं, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? ध्यान से प्रश्न सुने, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में है 8, 18, 32 या 2। तो बताएं, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की कितनी संख्या होती है? 8, 18, 32 या 2। इसका सही जवाब होगा 8। कितनी होती है? 8 होती है। 8 का नाम याद रखिएगा आप लोग, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन। ठीक है, 8 तत्व का नाम आप लोग याद रखिएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, एक बार और हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे, माले जो है किसकी राजधानी है? तो बताएं, माले किसकी राजधानी है? मंगोलिया की, मोरक्को की, मालदीव की या मॉरिशस की? तो बताएं, माले किसकी राजधानी है? मंगोलिया, मोरक्को, मालदीव या मॉरिशस? तो माले मालदीव की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मालदीव की। एक बात याद रखिएगा, मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। प्रश्न आएगा एशिया का सबसे छोटा देश, तो मालदीव है। ठीक है, मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। कौन है? उलन बटोर। मोरक्को की बात करें तो मोरक्को की राजधानी रबाट है। कहाँ है? रबाट। ये सब नोट कर ले, ये सभी प्रश्न आ सकता है आपको कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो उलन बटोर। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो रबाट। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले। और आपका मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस। कहाँ है? पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस। तो याद रखिएगा, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, मोरक्को की राजधानी रबाट, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और मालदीव की राजधानी माले। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया? तो प्रश्न ध्यान से सुने, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया? तो ऑप्शन में है 14 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945, 8 दिसंबर 1941 और 7 दिसंबर 1911। तो बताएं, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ, कब आत्मसमर्पण किया? 14 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1945 को, 8 दिसंबर 1941 को या 7 दिसंबर 1911 को? तो इसका सही जवाब होगा आपको 14 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपना आत्मसमर्पण किया। तो 14 अगस्त 1945 की मध्य रात्रि को जापान का सम्राट हिरोहितो, किसने? हिरोहितो
ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जापान का कौन सा सम्राट द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण का घोषणा किया? तो हिरोहितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा जो कब किया? 15 अगस्त 1945 को रेडियो के प्रसारण के माध्यम से जनता तक पहुंचाई थी। ठीक है, तो आत्मसमर्पण 14 अगस्त 1945 को किया, लेकिन हिरोहितो द्वारा 15 अगस्त 1945 ईस्वी को रेडियो के माध्यम से जनता तक यह खबर पहुंचाया गया। लेकिन इस घोषणा के दस्तावेज पर 2 सितंबर कब? 2 सितंबर 1945 को हस्ताक्षर किया गया। क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। कब किया गया? 2 सितंबर 1945 को। जो 2 सितंबर 1945 है, यह विश्व युद्ध समाप्त किए जाने की आधिकारिक तारीख भी है। ठीक है, तो बात करें जापान का हिरोशिमा पर 6 अगस्त एवं नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया, जिस कारण जापान पूरी तरह से तहस नहस हो गया, जिस कारण से उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। कब? तो 14 अगस्त 1945 ईस्वी को। वहाँ के सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 ईस्वी को रेडियो के माध्यम से जनता तक यह खबर पहुंचाई तथा 2 सितंबर 1945 को विश्व युद्ध की अंतिम आधिकारिक तारीख थी समाप्ति होने का, और 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हस्ताक्षर हुआ इसके दस्तावेज पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था? तो बताएं, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था? विल्सन, बॉक्सर, फाइटर या विक्टर? तो बताएं, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था? विल्सन ने, बॉक्सर ने, फाइटर ने या विक्टर ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बॉक्सर। जहाँ तक बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा एवं 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया था, जिसका कोड वर्ड हिरोशिमा के लिए लिटिल बॉय तथा नागासाकी के लिए फैट मैन रखा गया था। क्या रखा गया था? हिरोशिमा के लिए लिटिल बॉय और नागासाकी के लिए फैट मैन। ठीक है, हिरोशिमा पर B-29 बॉक्सर बॉम्बर एनोलागे ने 20,000 टन के से अधिक बलशाली बम गिराया। ठीक है, B-29 बॉम्बर एनोलागे ने, ठीक है, B-29 बॉम्बर एनोलागो ने 20,000 टन से अधिक बलशाली बम गिराया, जिससे लगभग 80,000, कहा जाता है इस बम से 80,000 लोगों की लगभग मृत्यु हो गई। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो बताएं, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? खड़गवासला में, सिलेरू में, जामनगर में या श्रीशैलम में? तो बताएं, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? खड़गवासला में, सिलेरू में, जामनगर में या श्रीशैलम में? तो इसका सही जवाब होगा खड़गवासला। तो खड़गवासला कहाँ है? पुणे के निकट है। कहाँ है? पुणे के निकट में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसके पास है? ऑप्शन में है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य एवं केंद्र दोनों की या पथ निर्माण निगम की। तो बताएं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किस पर है? राज्य सरकार पे है, केंद्र सरकार पे है, राज्य एवं केंद्र दोनों की है या पथ निर्माण निगम की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार पे है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो बताएं, युद्ध की घोषणा, भारत में युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या मंत्रिपरिषद? तो बताएं, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम पद कौन सा है? राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, संसद या मंत्रिपरिषद? तो बताएं, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेना का महासेनापति भी होते हैं। तीनों थल, जल, वायु के लिए अलग अलग एक सेनापति को नियुक्त करता है राष्ट्रपति के द्वारा। महासेनापति के रूप में राष्ट्रपति ही किसी भी देश के साथ युद्ध एवं शांति संधि की घोषणा करता है। ठीक है, तो यह पावर किसके पास है? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के पास है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो रुपया का सिक्का जो हम लोग आज देख रहे हैं, भारत का सिक्का जो है, रुपया का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? ऑप्शन में है जहांगीर, शेरशाह, अकबर या हुमायूं। तो बताएं, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? जहांगीर ने, शेरशाह ने, अकबर ने या हुमायूं ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। शेरशाह के द्वारा ही सबसे पहले रुपये का सिक्का चलाया गया था। तो बात करें, शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन कितना ग्रेन? 380 ग्रेन तांबे, याद रखिएगा, तांबे का दाम चलवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, शेरशाह के द्वारा 178 ग्रेन चांदी का रुपया तथा 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो बात करें, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो ऑप्शन में है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो बताएं, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने? ऑप्शन सी सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम चलवाया गया। तो बात करें, सल्तनत काल में राजस्व प्रणाली के तहत कई सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने के द्वारा ही आरंभ किया गया। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा सैनिकों को सब पहली बार नगद वेतन देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा? ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा? जॉन किट्स ने, शेक्सपियर ने, जॉन मिल्टन ने, उपयुक्त में से कोई ने नहीं। तो बताएं, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा? जॉन किट्स, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जॉन किट्स ने ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी कहा। ठीक है, जॉन किट्स जो हैं अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, अकबर का नवरत्न में से एक जो बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो बताएं, अकबर का नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ऑप्शन में है गुजरात अभियान, यूसुफ जाहियों का विद्रोह, मिर्जाओं का विद्रोह या उज्बेक का विद्रोह। तो बताएं, अकबर का नवरत्न में से बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? गुजरात अभियान, यूसुफ जाहियों का विद्रोह, मिर्जाओं का विद्रोह या उज्बेक का विद्रोह।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ जाहियों के विद्रोह के दौरान बीरबल मारे गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर का प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन में है एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की घोषणा के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद, या कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद, या दांडी मार्च के बाद। तो बताएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की घोषणा के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद, या दांडी मार्च के बाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। तो बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फरवरी 1930 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार किसे दिया? तो महात्मा गांधी को दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर का प्रश्न, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ध्यान से देखेंगे प्रश्न, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ऑप्शन में है नीतीश कुमार, लालू यादव, श्री कृष्ण सिंह, या राबड़ी देवी। तो बताएं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 33 नंबर का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बताएं कौन सा सबसे अल्पकालिक समय तक रहा? तो इसका सही जवाब होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सबसे कम समय के लिए अस्तित्व में रहा, क्योंकि उसी वर्ष रॉलेट एक्ट अस्तित्व में आया, जिसकी धाराएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की धाराओं के विरुद्ध थी। जलियांवाला बाग कांड इसका विभत्स साक्षी बना। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। क्यों प्रारंभ किया? तो सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन समझौता भंग के विरुद्ध, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, या कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो इसका सही जवाब होगा रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है। ऑप्शन में है ध्रुवीय जलवायु, आर्द्र मध्य तापीय, शुष्क मध्य तापीय, या आर्द्र न्यून तापीय। ठीक है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? ध्रुवीय जलवायु, आर्द्र मध्य तापीय, शुष्क मध्य तापीय, या आर्द्र न्यून तापीय। तो इसका सही जवाब होगा
ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, तुंद्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम ध्रुवीय जलवायु है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तापक्रम की एसआई इकाई है, तो बताएं तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या जूल? तो बताएं तापक्रम की एसआई इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन बी सही जवाब है, केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन में है घी, ताजी सब्जी, मांस या अंडे का पीला भाग। तो विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत ताजी सब्जी को माना जाता है, ताजी सब्जी है। जहाँ बात करें विटामिन ई के प्रमुख स्रोत की, तो अंकुरित दाने, हरी पत्तेदार सब्जियाँ इत्यादि विटामिन ई का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, समतलाकार हो जाता है, अभिलंबीय हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है या तिर्यक हो जाता है? तो बताएं निःश्वसन के समय डायफ्राम क्या हो जाता है? समतलाकार हो जाता है, अभिलंबीय हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है या तिर्यक हो जाता है? तो सही जवाब होगा गुंबदाकार। कैसा हो जाता है? गुंबदाकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। 39 नंबर का प्रश्न। बिहार की शोक नदी, बहुत ही आसान प्रश्न। बिहार की शोक नदी कौन सी है? गंगा, कमला, कोसी, गंडक? तो बताएं बिहार की शोक नदी कौन सी है? गंगा, कमला, कोसी या गंडक? तो सही जवाब सभी को मालूम होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, कोसी नदी बिहार की शोक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, तो बताएं जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? CO2 एवं H2O या फ्रुक्टोज या ग्लूकोज या सुक्रोज? तो बताएं जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? CO2 एवं H2O, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। क्या देता है? ग्लूकोज। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आज हम लोगों ने टॉप 40 प्रश्न जीके जीएस से किए। जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न आज हम लोगों ने किया, उसके बारे में बहुत सारी बातें किए और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे और अधिक लोगों को ये सारी जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग फिर कल मिलेंगे अगले क्लास में। हम लोगों का भी डेली जीके जीएस सीरीज चल रहा है। ठीक है, तब तक के लिए